हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई में आपका स्वागत है दोस्तों। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, उनका ये सीरीज चल रहा है। हम लोग इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे और ये हमारा क्लास नंबर 6 है। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बरनवाल है और मेरे बारे में ये आप ब्रीफ में इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ हमने आपको इंग्लिश में दे दिया और साथ ही साथ आपको हिंदी का टर्म हम बताते जा रहे हैं ताकि आप जो है आसानी से उसको समझ लिए, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है, तो वहाँ से आप पीडीएफ देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए दोस्तों, अभी तक जो है हम लोग काफ़ी टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर लिया था, मॉनेटरी पॉलिसी कर लिया था, बैंकिंग कर लिया था और इन्फ्लेशन हम लोग कर रहे थे। और इन्फ्लेशन में लास्ट एक छोटा सा जो की वर्ड है वो सब हम लोग देख लेंगे टर्म्स। फिर हम एम्प्लॉयमेंट, यूनियन बजट और टैक्सेशन ये सारा चीज़ को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सारे टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ छोड़ा नहीं गया है और जहाँ पे जितना ज़रूरत है उतना एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। सारा चीज़ अच्छे से कवर किया गया है, सिस्टमेटिक तरीक़ा से किया गया है हर टॉपिक को, ठीक है। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो इन्फ्लेशन को हम लोग जो कीवर्ड टर्म्स हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर बेरोजगारी को देखेंगे। तो देखते हैं कुछ की टर्म्स जो आपका महंगाई से रिलेटेड है। पहला है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब दोस्तों होता है कि महंगाई का दर का घटना, ठीक है। महंगाई बढ़ रहा है लेकिन उसका जो रेट होगा उसमें घटना, उसमें कमी होना, उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। जैसे कोई सामान का रेट 100 रुपये था, 100 से 110 हुआ तो कितना परसेंट बढ़ा? 10% बढ़ा। 110 से 115 हुआ तो कितना परसेंट बढ़ा? 10% से कम बढ़ा। फिर 115 से 117 हुआ तो कम हुआ, दर रेट कम हुआ, है ना, 10% से और ज़्यादा कम इसके तुलना में। तो हम देख रहे हैं महंगाई तो बढ़ ही रहा है, 100 से 110, 115, 117, लेकिन जो रेट है, दर है, वो कम हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। इसमें प्राइस लेवल जो ओवरऑल आपका डिक्रीज होता है, मतलब देखोगे कि इसके रिस्पेक्ट में ये जो है बढ़ा है लेकिन रेट घटा है, लेकिन बदले में आपको राष्ट्रीय आय या आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका क्या होता है, बढ़ता नहीं है। ये क्या है, डिजराइबल है, इतना जो है होना चाहिए, महंगाई होना चाहिए, क्योंकि महंगाई होने से इंडस्ट्री को जो है वो एक इंसेंटिव मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। तो ये डिजराइबल है, इतना होना चाहिए। उसका डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब होता है दोस्तों जब आपका मूल्य घटता है, ठीक है, मूल्य आपका घटता है, ठीक है, और इसमें आपका आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी आपका क्या होता है, घटता है। याद रखिए डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है, आपका महंगाई का दर जो है घटता है लेकिन महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन बदले में आपका राष्ट्रीय आय या आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज नहीं होता है, कमी उसमें नहीं होता है। इसलिए डिसइन्फ्लेशन को अच्छा माना जाता है, क्योंकि महंगाई आपका बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ रहा है मतलब इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा कुछ करने के लिए, इसीलिए बदले में आपका राष्ट्रीय आय, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री नया नया लगेगा तो रोज़गार भी क्रिएट होगा। डिफ्लेशन जो होता है आपका क्या होता है, मूल्य का घटना। अब मूल्य जब घटेगा तो इंडस्ट्री का प्रोत्साहन नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ प्रोड्यूस करने के लिए उसको लॉस होगा, ठीक है, इसीलिए आउटपुट में कमी होगा और रोज़गार में भी कमी होगा, ठीक है। और जब लंबे समय तक डिफ्लेशन रहता है, ठीक है, तब उसको बोलते हैं रिसेशन, मंदी बोल देते हैं। फिर होता है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन मतलब मंदी होने के बाद जब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ग्रो करती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेशन। जैसे कि मान लो आपको पता है कोई भी बिजनेस जो साइकिल है दोस्तों, कोई भी जो अर्थव्यवस्था का चक्र या बिजनेस साइकिल है वो शुरू में ग्रो होता है, ठीक है, उसका ग्रो होने के बाद फिर नीचे जाता है, ठीक है। ये मान लो एक लाइन है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि रेट जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में पॉजिटिव की साइड है और ये वाई एक्सिस नेगेटिव की साइड है। तो देखो यहाँ पे यहाँ बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ा मतलब इकोनॉमिक ग्रो किया। फिर धीरे धीरे इकोनॉमी का डाउन होता है, ठीक है, फिर उसका नीचे मतलब अब ये नेगेटिव में आ रहा है इकोनॉमी का, अब क्या होगा, ये क्या हो गया, डिफ्लेशन, और लंबे समय तक हुआ तो क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, ठीक है, या रिप्रेशन या रिसेशन, ठीक। अब उसका जब अर्थव्यवस्था जब नेगेटिव हो जाता है तो उसको डिफ्लेशन या रिसेशन बोला जाता है। फिर जब वो धीरे धीरे ग्रो करता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर एक्स जो हमारा एक्स एक्सिस है उसको कट करके ऊपर जाता है तो उसको बोला जाता है रिफ्लेशन। फिर से वही होगा, फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा, फिर ग्रो करेगा। तो ये जो बिजनेस, इसको बिजनेस साइकिल बोला जाता है। यहाँ पे बूम होता है मतलब अर्थव्यवस्था बूम कर रहा है, और बस्ट, बस्ट मतलब नीचे जा रहा है, और नीचे जाने के बाद जब फिर से ऊपर चढ़ता है तो उसको रिफ्लेशन बोला जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई अर्थव्यवस्था रिसेशन या डिप्रेशन से उभरने का कगार पे होता है, उभरता है, तो उसको रिफ्लेशन हमको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, मूल्य आपका बढ़ता है और साथ ही साथ आपका आउटपुट और बेरोजगारी भी धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था मंदी से उभर रहा है तो रोज़गार बढ़ेगा, आउटपुट हमारा बढ़ेगा,
ठीक है। फिर एक होता है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप मतलब इन्फ्लेशन का गैप। इन्फ्लेशन का गैप कब होगा दोस्तों? जब डिमांड चीज़ों का बहुत ज़्यादा होगा और बदले में आपका जो है सप्लाई उतना नहीं होगा। ठीक है, मैगी का डिमांड 100 पीस का है, लेकिन मैगी बना ही पा रहा है इंडस्ट्रीज 90 पीस, तो डिमांड ज़्यादा है 90 पीस का, तो क्या होगा? लोग बोलेंगे हमको दे दो मैगी, हमको दे दो मैगी, हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। तो उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो होता है सामान का वो एग्रीगेट सप्लाई से कम होता है, जिसके कारण महंगाई आता है। फिर होता है डिफ्लेशनरी गैप। जस्ट इन्फ्लेशनरी गैप के उल्टा, जहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आपका मांग कम है। जैसे मान लो कब आपने देखा होगा किसी किसी मौसम में टमाटर बहुत ज़्यादा मार्केट में रहता है लेकिन ख़रीदने वाला नहीं, तो मार्केट का में क्या होता है, प्राइस जो है क्रैश कर जाता है, मंदी आ जाता है टमाटर का, और उसको बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप। फिर एक होता है रिसेशन। रिसेशन मैंने बता दिया, जब लंबे समय तक आपका महंगाई रहता है, ठीक है, तो उसको रिसेशन बोलते हैं। जहाँ पे जीडीपी का जो होता है, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट, वृद्धि दर नेगेटिव होता है, मतलब जीडीपी जो है हमारा नेगेटिव ग्रो करता है। नेगेटिव ग्रो का मतलब लॉस हो रहा है ना। जैसे मान लो जीडीपी 100 था, तो 100 से घट के 90 हो गया, तो जीडीपी में ग्रोथ कितना हुआ? 10% का नेगेटिव में। तो और ये लगातार 2 क्वार्टर तक, 2 क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर में होता है 3 महीना, ठीक है, तो लगातार 2 क्वार्टर मतलब 6 महीना, लगातार 6 महीना तक अगर हमारा जीडीपी का नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ है तो उसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। और जब रिसेशन बहुत लंबे समय तक चलता है तो उसको डिप्रेशन हम लोग बोला जाता है, लॉन्ग टर्म या एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिसेशन को। ठीक है, ये सिचुएशन जहाँ बहुत लंबे समय तक हमारा रिसेशन रहता है तो उसको डिप्रेशन बोला जाता है। ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो थंब रूल मतलब होता है कॉमन रूल, मतलब आम बोलचाल की अगर भाषा में बोलें तो थंब रूल मतलब आम बोलचाल का नियम, आम बोलचाल की भाषा में नियम। तो उसमें बोल रहा है कि रिसेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे 2 क्वार्टर मतलब 6 महीना तक जीडीपी का नेगेटिव ग्रोथ रेट रहता है। और अगर हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, तो जहाँ जीडीपी हमारा 10% घट जाए तो उसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। एक होता है इन्फ्लेशन स्पाइरल। तो इन्फ्लेशन स्पाइरल मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए इंडस्ट्री जो है वो ग्रो किया तो इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो जो लोग उसमें रोज़गार दे रहा है वो जिसको, वो भी डिमांड करेंगे कि भाई हमको तनख्वाह जो है आप बढ़ाइए। ठीक है। तो जब तनख्वाह बढ़ेगा तो इंडस्ट्री का कॉस्ट भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री जो होगा जो सामान बनाएगा उसका कॉस्ट बढ़ेगा, तो फिर क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा। और फिर मज़दूर बोलेगा कि भाई महंगाई है तो मेरा तनख्वाह बढ़ाओ, तो फिर वो तनख्वाह बढ़ाएगा, तो फिर से सामान का रेट बढ़ेगा, फिर महंगाई आएगा, फिर मजदूर बोलेगा फिर तनख्वाह बढ़ाओ, तो फिर तनख्वाह बढ़ाएगा तो फिर सामान का रेट ज़्यादा होगा। तो इस तरह से एक स्पाइरल बन जाएगा महंगाई का। उसी को महंगाई का चक्र हम लोग बोल देते हैं। जब भी मजदूरी के कारण या किसी भी रॉ मटेरियल के कारण अगर मूल्य बढ़ता है तो इंडस्ट्री डिमांड करता है कि हमारा तनख्वाह उनका बढ़ाओ, उससे सामान का मूल्य बढ़ेगा, फिर से वो डिमांड करेगा, तो इसको हम लोग इन्फ्लेशनरी स्पाइरल या इसको वेज प्राइस स्पाइरल, वेतन मूल्य स्पाइरल भी इसको बोला जाता है। फिर होता है ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी। ओवर हीटिंग ऑफ इकोनॉमी का मतलब जब आपका एग्रीगेट डिमांड इतना दोस्तों ज़्यादा है कि उसके कारण आपका जो है आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, आपका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है सामान का, ठीक है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में आपका आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, तो महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। उसको बोलते हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था बहुत ही गर्म हो गया, मतलब जब बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गया तब। फिर होता है एक सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन तब होता है इस सिचुएशन में, तो एग्रीगेट डिमांड जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब चीज़ों का डिमांड मांग बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है, लेकिन तो इससे क्या होगा? महंगाई ज़्यादा होगा, चीज़ों का जब डिमांड ज़्यादा होगा और उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास आपूर्ति नहीं है। मान लीजिए 100 पीस मैगी का डिमांड है, मैगी 10 ही पीस है, तो मैगी का मूल्य बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में सरकार क्या करेगा कि प्राइस पे कंट्रोल लगा देगा कि आप इससे ज़्यादा मैगी इतना मूल्य पे नहीं बेच सकते, कुछ सीलिंग लगा देगा। तो महंगाई होने वाला था लेकिन सरकार ने उसको सप्रेस कर दिया, रिप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो उसको हम लोग सप्रेस या रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। जो महंगाई होने वाला था लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको प्राइस को मूल्य को रोक दिया। ठीक है। फिर एक होता है ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन का मतलब जहाँ पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, महंगाई जो है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग बढ़ते रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ओपन इन्फ्लेशन। उसके बाद एक होता है मिजरी इंडेक्स। मिजरी इंडेक्स दोस्तों नापता है कि महंगाई दर क्या है और बेरोजगारी दर क्या है, तो इसको इनके बीच का जो इंडेक्स नापा जाता है महंगाई दर और बेरोजगारी दर का, उसको मिजरी मतलब समझ लीजिए कि वो दूरदर्शा सूचकांक बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन मतलब 2 वर्ड से बना हुआ है ये, एक स्टैगनेंट, ठीक है, और दूसरा बना है इन्फ्लेशन। तो जहाँ पे अर्थव्यवस्था स्टैगनेंट हो मतलब रुकी हो, जीडीपी हमारा ग्रोथ रेट नहीं हो रहा है लेकिन साथ ही साथ महंगाई भी हो, दोनों हो साथ साथ, तो हमारे लिए नुकसान है। एक तो अर्थव्यवस्था में महंगाई है,
ठीक है। तो महंगाई होना चाहिए तो लोगों को इनकम भी बढ़ना चाहिए, इनकम नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हम अर्थव्यवस्था जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है स्टैग्नेंट हो गया है। तो उसको सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, जहाँ पे हाई महंगाई बहुत ज़्यादा होता है लेकिन मंदी भी अर्थव्यवस्था में रहता है, बेरोजगारी भी रहता है। इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कारण होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब लागत जो है वो बढ़ जाता है, तो उसके कारण महंगाई बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ लागत बढ़ता है, बदले में आउटपुट हमारा नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। देखो जीडीपी में अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होगा, ठीक है, जैसे मान लो जीडीपी है किसी समय का 200 रुपया, और उसमें उसमें 200 क्यों आया, क्योंकि मान लो 2 पीस जो है चेयर बन रहा था और एक पीस का रेट था 100 रुपया, तो कितना हो गया 200 रुपया, ठीक है। कल को मान लीजिए एक पीस चेयर का रेट हो गया 200 रुपया, ठीक है, तो अभी भी जीडीपी हमारा 200 रुपये का ही है। लेकिन ये जो जीडीपी बढ़ा है वो 2 पीस मतलब गुड्स के प्रोडक्शन के कारण बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। किसके कारण, मतलब या सेम किसके कारण रहा है, सेम रहा है ये कि हमारा मूल्य मूल्य बढ़ गया सामान का। लेकिन अब तो पहले 2 पीस चेयर को लिए हो सकता है कि 10 मजदूर काम करता होगा, अब एक पीस ही चेयर बनाना है तो कम मजदूर काम करेगा लेकिन महंगाई बढ़ चुका है। तो ऐसा कंडीशन जहाँ महंग लागत के कारण बढ़ गया ना, 100 रुपये से 200 रुपये क्यों हो गया होगा, लकड़ी का मूल्य बढ़ गया होगा या उसको बनाने का खर्चा बढ़ गया होगा। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब सामान का लागत के कारण अगर महंगाई बढ़ता है और उस ना कि जो है सामान का कितना उत्पादन हुआ उसके कारण, प्रोडक्शन के कारण, तो उसको हम लोग जीडीपी ऑलरेडी स्टैग्नेंट हो गया और महंगाई बढ़ गया तो उसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। अच्छा चीज़ ये नहीं होता है। फिर एक चीज़ है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब जहाँ पे आप उन चीज़ों का महंगाई सिर्फ नापते हो जो वोलेटाइल नहीं होता है, नॉन वोलेटाइल, मतलब जिसके मूल्य में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो उन चीज़ों को हटा दो। जिसमें उतार चढ़ाव होता है उन चीज़ों को हटा के बाकी चीज़ों का अगर आप निकालिए महंगाई, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। और आपको पता है कि नॉन वोलेटाइल चीज़ मतलब जो बहुत तेज़ी से जिसका रेट मूल्य बढ़ता है वो दो ही चीज़ जनरली होता है, एक तो होता है खाने का सामान और एक होता है ईंधन का सामान। अगर इन चीज़ों पे महंगाई को है, अगर आप उसको हटा दीजिए और उन चीज़ों को महंगाई निकालिए जो तेज़ी से नहीं बढ़ता है, खाने और ईंधन को छोड़ के, तो उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन से हमको पता चलता है कि महंगाई का ट्रेंड क्या है, महंगाई कितना ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट बताएगा। क्योंकि इसमें हम लोगों ने नॉन वॉलेटाइल चीज़ जिसका बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है उसको हम लोगों ने हटा दिया। फिर एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारा चीज़ों को महंगाई हम लोग देखते हैं, चाहे वो वॉलेटाइल हो या ना हो, ऑल टाइप्स ऑफ ग्रुप्स और कमोडिटी का। फिर एक होता है एग्रीकल्चर इन्फ्लेशन। जब हम लोग खाद्य चीज़ों का महंगाई देखते हैं, खाद्य महंगाई, तो उसको एग्री इन्फ्लेशन, एग्री मतलब एग्रीकल्चर इन्फ्लेशन बोलते हैं। एक होता है स्क्यू इन्फ्लेशन। स्क्यू इन्फ्लेशन 2 वर्ड से बना है। एक है स्क्यूड प्लस इन्फ्लेशन। स्क्यूड मतलब होता है जहाँ पे हम कुछ चीज़ों का देखते हैं, कुछ चीज़ों का, जैसे मान लो देख रहे हैं कि फ्रिज में कितना महंगाई बढ़ा, या मैगी का कितना बढ़ा, या मोमोज का कितना महंगाई बढ़ा, है ना, या फिर चाय का कितना महंगाई बढ़ा, तो उसका स्क्यूड इन्फ्लेशन बोलते हैं, जहाँ पे कुछ आइटम का हम लोग जो है मूल्य का देखते हैं कि उसमें क्या हुआ। फिर एक होता है, एक नियम है एंजल लॉ। एंजल लॉ क्या बोलता है कि जैसे जैसे आपका तनख्वाह बढ़ता है वैसे वैसे आप अपने खाद्य चीज़ों पे जो खर्च करते हो उसका परसेंट घटता है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका इनकम 10 लाख रुपया है, ठीक है, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मान लीजिए 1 लाख रुपया है, 1 लाख है, तो ये चावल कितना खाएगा, मान लीजिए एक महीना में चावल खाया 2,000 रुपये का, या मान लो 5,000 रुपये का चावल खाया, ठीक है, 2,000 5,000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लो 1,000 रुपये का चावल खाया, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं खाएगा, क्योंकि कितने एक आदमी एक दिन महीना में कितना चावल खाएगा, मैक्सिमम खा सकता है वो चावल 15 kg। और 15 kg मान लो अगर वो 60 रुपये का भी खाएगा या 70 रुपये का भी खाएगा तो लगभग आपका 1,000 रुपये के आसपास होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मान लीजिए 100 रुपये भी चावल खाता है तो 1,500 मान लो, उससे ज़्यादा तो नहीं महंगा खाएगा, 100 रुपये का चावल बहुत होता है। अब देखिए अगर हम 1 लाख रुपये का 1,500 निकालें तो ये लगभग आपका कितना आएगा, 1.5% आएगा, ठीक है, 1.5% आएगा 1 लाख का 1,500 रुपया, ठीक है। और कोई व्यक्ति मान लो है जिसका तनख्वाह है 10,000 रुपये, ठीक है, तो वो भी तो भाई चावल उतना ही खाएगा, तो मान लीजिए वो चावल उतना नहीं है, 1,000 रुपये खाया, मान लो 1,000 रुपये, तो कितना हो गया इसका 10%। तो देखो जब इनका आदमी का इनकम 10,000 से 1 लाख हुआ, ठीक है, तो जो खाने पे जो खर्चा था, ठीक है, उसका परसेंट घट गया, 10% से कितना हो गया 1.5%। भले आपका ओवरऑल अमाउंट बढ़ गया, 1,000 से 1,500 हो गया, लेकिन जब आप इनकम के का निकालेंगे कि इनकम का कितना परसेंट वो खाने पे खर्च किया तो वो घट गया, ठीक है। तो उसको वही जो ये नियम दिया उसको एंजल लॉ बोला जाता है। फिर एक होता है बेस इफेक्ट, आधार प्रभाव, ठीक है। आधार प्रभाव मतलब मान लो जी दोस्तों कि कोविड में बहुत सारे चीज़ों का मूल्य घट गया, ठीक है, क्योंकि डिमांड करने वाले बहुत
नहीं थे, पूरा क्रैश कर गया सारा चीज़, है ना। तो चीज़ों का मूल्य घट गया, लॉकडाउन ये सब लग गया। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम अगले साल में प्रभाव देखें, जैसे मान लो किसी साल मैगी का रेट घट के हो गया 2 रुपया। देखो यार, देखो चिकन पॉक्स जब होता है, चिकन पॉक्स नहीं, उसको क्या बोलते हैं यार, चिकनगुनिया नहीं, चिकनगुनिया नहीं, चिकन फ्लू, ये मतलब बर्ड फ्लू, सॉरी, बर्ड फ्लू होता है, तो जो नॉन मुर्गा होता है उसका रेट घट के आपको 50 रुपये किलो मुर्गा बढ़ जाएगा, ठीक है। और जिस साल नहीं होगा चिकन फ्लू, मतलब बर्ड फ्लू, उस समय आपका जो है रेट मान लो अभी नॉर्मल कितना है, 200 या 250 रुपये जो भी है पर केजी। तो अगर हम आधार वर्ष मान लो ये हमारा 2022 लिए हम, ठीक है, अगर उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो महंगाई आपको दिखेगा बढ़ गया, लेकिन नॉर्मल साल में मान लो मुर्गा का रेट था 225 रुपये, तो उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो वही बोल रहा है कि जब हम आधार वर्ष के तुलना में अगर कोई प्रभाव देखते हैं तो वो कम ज़्यादा हो सकता है, उसको बेस इफ़ेक्ट हम लोग बोलते हैं। इसीलिए बेस ईयर हम लोग उन सालों को लेते हैं जो स्टेबल साल हो, जहाँ पे ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, ठीक है। चलो ये हो गया, तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया इन्फ्लेशन का। अब हम लोग देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी का टॉपिक। तो बेरोज़गार दोस्तों कौन होता है या बेरोज़गारी किसको बोलते हैं? बेरोज़गारी वो सिचुएशन होता है जहाँ पे व्यक्ति काम करना तो चाहता है और एबल भी है, मतलब समर्थ भी है, काम करना भी चाह रहा है, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल रेट है उस पर, तनख्वाह पे, लेकिन उसके पास काम वो मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति जो समर्थ है काम करने के लिए और काम करना भी चाह रहा है, जो उस समय का मजदूरी है उस पर, लेकिन काम उसको मिल नहीं रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेरोज़गार है, ठीक है। जैसे हम लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे, लेकिन तो मार्केट में जॉब अवेलेबल है, अगर कोई करना चाहेगा तो वो जॉब कर सकता है, लेकिन आपको जॉब नहीं चाहिए, आपको सिर्फ यूपीएससी के लिए जॉब चाहिए, तो आप यूपीएससी की दृष्टि से अगर देखोगे तो आप बेरोज़गार हो। लेकिन हम अगर ओवरऑल इकोनॉमी का बात करेंगे तो आप बेरोज़गार नहीं कहलाओगे, ठीक है। लेकिन यूपीएससी की दृष्टि से अगर हम देखेंगे कि अगर हम यूपीएससी का देखेंगे, कौन बच्चा यूपीएससी का तैयारी कर रहा है और जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो यूपीएससी की दृष्टि से देखोगे बेरोज़गार है। लेकिन ओवरऑल अगर इकोनॉमी का बात करोगे तो उसके रिस्पेक्ट में बेरोज़गार नहीं हो, क्योंकि बाकी चीज़ों का आप रोज़गार के लिए डिमांड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो बेरोज़गारी वो सिचुएशन होता है जहाँ पे व्यक्ति जो है काम करने में समर्थ होता है और काम करना भी चाह रहा है, लेकिन काम उसके पास अवेलेबल नहीं है, काम वहाँ पे मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे लेबर फोर्स होता है। लेबर फोर्स क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो 15 से 59 साल का है, जो समर्थ है, जो काम करना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में दोनों होता है, वर्क फोर्स भी होता है। वर्क फोर्स मतलब जो एक्चुअल में काम कर रहा है, ठीक है, और जो काम नहीं भी कर रहा है लेकिन काम करना चाह रहा है। तो दोनों को जब जोड़ दोगे, मतलब जो व्यक्ति एम्प्लॉयड है, काम कर रहा है, और अनएम्प्लॉयड है, मतलब काम नहीं कर रहा है लेकिन काम करना चाह रहा है, दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तब हमको मिलता है लेबर फोर्स। और उसका एज कितना हम लोग लेते हैं? 15 से 59 साल, ठीक है। फिर एक टर्म होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल भागीदारी दर। लेबर फोर्स मतलब श्रम बल, ठीक है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकालते हैं? तो टोटल आपने निकाल लिया कि कितना लेबर फोर्स है, मतलब कितना लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, रोज़गार कर रहे हैं, और कितना लोग जो है बेरोज़गार है, दोनों को जोड़ दीजिए। और जितना, और ये कितने कर लेना है जनसंख्या, कि 15 से 59 साल के कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा, मतलब बेरोज़गार हैं। और टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन, मतलब 15 से 59 साल के टोटल कितने हैं, ठीक है। तो उसको और इंटू 100 कर दोगे तो आ जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। समझ में आया? कितने लोग 15 से 59 साल के हैं जो काम कर रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 15 से 59 साल का होगा, काम करना नहीं चाह रहा होगा। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन में कौन कौन आएगा? ये वाला, ये दोनों तो आएगा ही। मान लो इसको हम लोग एक्स नाम देते हैं जो काम कर रहा है, और इसको वाई नाम देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग होंगे 15 से 59 साल का जो काम करना नहीं चाह रहा होगा, लेकिन उसको बेरोज़गार भी नहीं बोलेंगे। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन में एक्स प्लस वाई तो आएगा ही, प्लस वो लोग भी आएंगे जो 15 से 59 साल के हैं लेकिन काम करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तब क्या आ जाएगा आपको? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। एक होता है वर्क फोर्स दोस्तों। वर्क फोर्स का मतलब ये है कि जो एक्चुअल में अभी काम कर रहा है, मतलब जो पर्सन एम्प्लॉयड है उसी को वर्क फोर्स कह दिया गया है। तो वर्क फोर्स, ठीक है। तो वह उसी तरह वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकलता है। वर्कर पॉपुलेशन का मतलब कितने लोग अभी काम कर रहे हैं बट्टा टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पे 15 से 59 साल का नहीं लेना है, यहाँ पे लेना है टोटल पूरी जितनी भी जनसंख्या भारत की है उसमें से कितने लोग जो है एम्प्लॉय हैं, उसको अगर डिवाइड कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आ जाएगा वर्कर पॉपुलेशन। यहाँ पे नाम ही है पॉपुलेशन रेशियो,
ठीक है। तो वर्कर बट्टा पॉपुलेशन रेशियो, मतलब काम कितने लोग कर रहे हैं वो डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से। फिर होता है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। आपको पता है लेबर फोर्स बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखो लेबर फोर्स बराबर होता है, दोनों लोग आते हैं कि जो रोज़गार कर रहा है और जो लोग बेरोजगार हैं। तो अगर हमको निकालना है कितने लोग बेरोजगार है तो क्या करेंगे, लेबर फोर्स में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड को। तो वही किया लेबर फोर्स में से, अगर वर्क फोर्स मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड उसको घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, कितने लोग बेरोजगार हैं। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो आपने निकाल लिया कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उसमें से टोटल लेबर फोर्स आप डिवाइड कर दो। लेबर फोर्स मतलब दोनों लोग, जो काम कर रहा है वो भी और जो काम नहीं कर रहा है वो भी लेकिन काम करना चाह रहा है। तो जब घटा दोगे कि कितने लोग बेरोजगार हैं, मान लो बेरोजगार थे वाई और काम कर रहे थे एक्स, और बेरोजगार थे वाई, तो यही आया लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मतलब दोनों, काम कर रहा है वो भी और काम नहीं कर रहा है वो भी लेकिन काम करना चाह रहा है, मतलब बेरोजगार। तो वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू 100 कर दोगे तो आपको आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है लेबर फोर्स मतलब जो जॉब है जिसके पास वो भी और जो जॉब करना चाह रहा है वो भी, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों को जोड़ दोगे तो लेबर फोर्स हमारा आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट टाइप, बेरोजगारी को हम लोग अलग टाइप में बांट सकते हैं। एक है इंटरप्राइज के अनुसार, मतलब ठीक है, एक मतलब संगठित क्षेत्र और असंगठित, ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसमें एक होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब संगठित क्षेत्र में कोई व्यक्ति फॉर्मल हो सकता है और कोई इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो संगठित क्षेत्र में फॉर्मल मतलब औपचारिक लोग कौन होंगे, जिसका रेगुलर सैलरी रहेगा, ठीक है, जिसको जॉब का सुरक्षा रहेगा और जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे फॉर्मल सेक्टर है और ऑर्गेनाइज्ड भी है। जो फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइज तो होगा लेकिन असंगठित वो मतलब असंगठित क्षेत्र तो होगा लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र होगा, वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेगा, उसमें काम करने का जो सिक्योरिटी जॉब का नहीं होगा, ठीक है, और उसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि संगठित क्षेत्र उस संस्था को बोलते हैं जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करें। अगर उसमें लोगों का सैलरी मिल रहा है, रेगुलर जॉब का सुरक्षा है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर बोल देंगे। और अगर वो सब नहीं है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर बोल देंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होगा, जिसमें कम लोग हैं, ठीक है, और फॉर्मल है, फॉर्मल का मतलब रेगुलर सैलरी, सोशल बेनिफिट ये सब मिल रहा है। असंगठित क्षेत्र है, इनफॉर्मल है मतलब 10 लोग से कम है, ठीक है, और वहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी ये सब नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये सब उसमें बोलते हैं। जो खुद से काम करते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और इनफॉर्मल सेक्टर होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बांटने का क्राइटेरिया है कि 10 से अधिक है तो ऑर्गेनाइज्ड, 10 से कम है तो ऑर्गेनाइज्ड। फॉर्मल इनफॉर्मल का है कि जॉब सिक्योरिटी इसमें देखा जाता है, अगर जॉब सिक्योरिटी है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है, सैलरी टाइम पे मिल रहा है, छुट्टी उट्टी टाइम पे, तो फॉर्मल सेक्टर। औपचारिक क्षेत्र नहीं मिल रहा है तो इनफॉर्मल सेक्टर। अब देखिए अगर हम महंगाई को और कैटेगरी में बांटें तो एक होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी वो होता है दोस्तों जब मार्केट में पर्याप्त जो है जितना डिमांड होना चाहिए उतना नहीं है, मतलब जॉब लोग करना चाह रहे हैं लेकिन जॉब अवेलेबल नहीं है। आपको भी पता है जैसे कि मान लीजिए ठंडा का मौसम है, अगर ठंडा का मौसम मोमोज लोग ज़्यादा खाते हैं तो उसमें जो मोमोज में का डिमांड बढ़ेगा तो लोगों को बेरोजगारी मिलेगा। वहीं गर्मी के क्षेत्र में मोमोज कम खाते हैं, ठीक है, तो उसका जो मोमोज का काम कर रहे थे उसका संख्या जो है वो मतलब वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें बिजनेस साइकिल के हिसाब वो चलता है। जिस तरह से बरसात के मौसम में छाता का डिमांड बढ़ जाएगा तो छाता का जो इंडस्ट्री होगा अम्ब्रेला का, उसमें जो रोज़गार उनको रोज़गार मिलता होगा, बाकी बाकी नॉर्मल सीजन में नहीं मिलता होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इकोनॉमी उसी तरह से, इकोनॉमी जब ग्रो करेगा तो रोज़गार क्रिएट होगा, इकोनॉमी जब नीचे जाएगा तो बेरोजगार क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जो किनी एक जे मेनार्ड किन्स एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो एग्रीगेट डिमांड मतलब एग्रीगेट डिमांड का जब कमी होता है तो वो एक तरह का साइक्लिकल बेरोजगारी है, ठीक है। सिंपल बात है, जब बेरोजगारी साइक्लिकल होता है तो इसका मतलब डिमांड उन चीज़ों का नहीं है, तो सप्लाई अधिक है लेकिन डिमांड कम है, तो चक्रीय बेरोजगारी है। एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब व्यक्ति ने अभी अपना जॉब छोड़ दिया है और कोई जॉब को ढूंढ रहा है तो तुरंत से जॉब नहीं मिलेगा, तो बीच में जो वो बेरोजगार रहा, ठीक है, जॉब छोड़ने के बाद तुरंत जॉब नहीं मिला तो बीच पीरियड में जो बेरोजगार रहा तो उसको साइक्लिकल पे उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जॉब करता था प्राइवेट, ठीक है, उसका जॉब छोड़ के वो मान लीजिए यूपीएससी का तैयारी करने लगा या एसएससी का तैयारी करने लगा, तो तुरंत तो यूपीएससी नहीं निकल जाएगा, तुरंत एसएससी नहीं मिलेगा, बीच पीरियड में वो बेरोजगार रहेगा। तो उस पीरियड के समय उसको बोलेंगे कि वो जो है घर्षणात्मक अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रिक्शनल बेरोजगारी है, ठीक है। उसके बाद सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो सीजन मौसम के अनुसार होता है, जैसे एग्रीकल्चर में होता है, ठीक है, जैसे आपका टूरिज्म सेक्टर में रहता है, जैसे बरसात हो गया तो टूरिस्ट लोग नहीं आएंगे तो टूरिज्म सेक्टर चौपट हो जाएगा, ठीक है। तो जो सीजन के अनुसार होता है, जैसे कोयला
का खदान होता है। अगर ओपन कास्ट माइनिंग है तो बरसात के मौसम में आप खनन जो है माइनिंग नहीं कर सकते हो, तो उस समय आपका कोयला खदान बंद होगा तो मज़दूर बेरोजगार हो जाएंगे। तो रेनी सीजन में कोल सेक्टर को हम बोल सकते हैं वहाँ पे कौन सा है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। अब देखिए संरचनात्मक अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो, जैसे कि मान लो कुछ समय पहले टेप रिकॉर्डर का बहुत डिमांड था, डेस्कटॉप का बहुत डिमांड था, लेकिन अब लैपटॉप आ रहा है, तो जो इंडस्ट्री टेप रिकॉर्डर में काम कर रहा होगा, जो डेस्कटॉप इंडस्ट्री में कर रहा है, वो डूब गया, ख़त्म हो गया। तो जब भी टेक्नोलॉजी हमारा चेंज होता है और टेस्ट चेंज होता है, जैसे वो अब डिमांड नहीं है, जैसे अब कीपैड मोबाइल का उतना डिमांड नहीं है, तो लोगों का टेस्ट चेंज हो गया। टेस्ट मतलब स्वाद, स्वाद कुछ भी हो सकता है, मतलब इंटरेस्ट चेंज हो गया। पहले के लोग जैसे कि पुराना पुराना चीज़ बहुत खाते थे, अब वो नहीं खाते हैं। ठीक है, पहले ज्वार बाजरा रागी ये सब का प्रयोग बहुत होता था, अभी भी हो रहा है नए नए तरीक़े से। तो जब टेस्ट लोग का चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो लोगों का जो स्किल है उस चीज़ों का अब नहीं मैच करेगा, ठीक है, नया स्किल के साथ। जैसे मान लो टेप रिकॉर्डर पहले बना रहा था, तो अभी का स्किल उसका कोई काम का है नहीं है, तो उस समय अब वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो जब भी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के कारण या टेस्ट के कारण, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। फिर होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब व्यक्ति काम करना चाह रहा है जो उसका क्वालिटी है उसके अनुसार, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, वो उसको मजबूरन बस कोई और काम करना पड़ रहा है, तो उसको हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। वो बेरोजगार तो मतलब वो रोज़गार तो कर रहा है, लेकिन उतना रोज़गार नहीं कर रहा है जितना उसको करना चाहिए था। जैसे कि मान लो कोई कैंडिडेट है जिसका बीटेक डिग्री एमबीए है और वो ग्रुप डी का जॉब कर रहा है, तो क्या ग्रुप डी का जॉब खराब एक्चुअल में नहीं है, लेकिन क्या बीटेक ये एमबीए इसलिए किया था ताकि ग्रुप डी का नौकरी करना पड़े? नहीं, वो सोचा था कि कोई अच्छा जॉब करेंगे, लेकिन उसके पास जॉब अवेलेबल नहीं है इकोनॉमी में, लेकिन जो मजबूरन बस करना पड़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जहाँ पे हाई स्किल का जो काम है, ठीक है, वो छोड़ के व्यक्ति जो है लो स्किल या लो वेज का काम करने पे मजबूरन हो जाता है। फिर एक होता है छद्म बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहाँ पे व्यक्ति आपको काम करता हुआ दिख सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई खेत है, ठीक है, इसमें 10 पूरा परिवार जुटा हुआ है 5 लोगों का, और ये गेहूँ उपजा रहा है मान लो 1000 kg। ठीक है, इसमें से आपको सब लगेगा हर समय कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कोई धान काट रहा है, ठीक है, मतलब कोई पौधा काट रहा है, कोई बीज लगा रहा है, कोई फर्टिलाइजर डाल रहा है, कोई पानी पटा रहा है, आपको दिखेगा कोई स्टोर कर रहा है। अब इसमें से 2 लोगों को आप या 1 लोग को निकाल भी दीजिए, फिर भी प्रोडक्शन अगर 1000 kg ही हो रहा है, तो ये जो 5वां व्यक्ति था उसका कोई काम नहीं है, मतलब वो ऐसे ही बैठा हुआ था, आपको दिख रहा था काम, लेकिन में कोई प्रोडक्ट उत्पादन में उसका रोल नहीं था। तो जहाँ भी आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब एक व्यक्ति को निकाल भी दोगे या कुछ व्यक्ति को निकाल भी दोगे तो प्रोडक्टिविटी आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और ये देखा जाता है कहाँ पे? एग्रीकल्चर में। छद्म बेरोजगारी, छद्म मतलब छुपा हुआ बेरोजगारी। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन बेरोजगारी, ओपन बेरोजगारी वो सिचुएशन पे होता है जहाँ पे व्यक्ति जो है तनख्वाह पे काम करना तो चाह रहा है, लेकिन उसको मजबूरन वह जो है बेरोज़गार होना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास काम करना के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, मतलब काम ही नहीं है। यहाँ तो अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ, काम करना चाह रहा है, अवेलेबल भी है और कर भी रहा है, लेकिन अपने मतलब क्वालिफिकेशन के से कम। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ कि काम करने चाह रहा है, जो रेट है उसी पे चाह रहा है, अवेलेबल जो उनको तनख्वाह मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है बोल रहा कर लेंगे, लेकिन अवेलेबल ही नहीं है, उसको ओपन एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और उसका अलग अलग टाइप है, जैसे हमने देखा कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, वो इसी का ही टाइप है, किसका? ओपन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का। फिर एक नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि देखो हमें को इकोनॉमी कितना भी बढ़िया से काम क्यों ना कर ले, सभी लोगों को आप रोज़गार नहीं दे पाओगे, हमेशा बेरोजगारी जो है कब कुछ ना कुछ परसेंट, 2 से 3% रहेगा ही रहेगा, तो उसको नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, प्राकृतिक बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, फिर एक होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी, जब भी हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी लेके आते, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लेके आओगे, तो जो लोग हाथ से मैनुअल काम कर रहे हैं और तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आए, मतलब हम लोग अगर ऑटोनोमस गाड़ियाँ लेके आएँ या रोबोट लेके आएँ, तो कुछ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी जब अडॉप्ट होने के कारण हम लोग बेरोजगार होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के कारण, तो उसको हम लोग टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फिर एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वो सिचुएशन होता है जहाँ पे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होते हैं, तो उसको हम लोग शैक्षणिक बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेरोजगारी का टाइप। अब देखिए बेरोजगारी का अगर हम प्रकृति का बात करेंगे, तो जितना भी वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स का मतलब समझते हो, जो लोग काम कर रहे हैं उसको हम लोग वर्क फोर्स बोलते हैं, राइट, जो भी 15 से 59 साल के हैं।
तो अगर हम बात करेंगे तो वर्क फोर्स जो 3/4 जो वर्क फोर्स है दोस्तों भारत में, वो गांव में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है खेती में रिलेटेड है। तो 3/4 जो है लोग आपका कहाँ पे हैं, गांव में वर्क फोर्स हैं। ठीक है, जितने भी वर्क फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें 90% जो है इनफॉर्मल सेक्टर में है, मतलब जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी ये सब नहीं है। उसके बाद कैजुअलाइजेशन मतलब मैक्सिमम लोग जो है रोज़गार जो बन रहा है वो आपका रेगुलर जॉब में नहीं बन रहा है कि जहाँ पे रेगुलर सैलरी मंथली सैलरी मिलेगा। मैक्सिमम काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रहा है, उसको बोलते हैं कैजुअल लेबर ज़्यादा बन रहा है। वो भारत में नया नया ट्रेंड आपको दिखेगा, प्रकृति दिखेगा। फिर महिला का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में कम है, मात्र 37% है। अब पुरुष का कितना होगा, बाकी पुरुष हो गए। तो मैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब आप समझ रहे हो, लेबर फोर्स मतलब कितने जितना भी लोग हैं 15 से 59 साल का, उसमें कितने लोग जो है वो काम आपका कर रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं, उसी को लेबर फोर्स बोलते हैं। तो महिला का मात्र 37% है, पुरुष का जो है लगभग 40-42% के आसपास है। ठीक है, तो वो मैस्कुलाइजेशन मतलब पुरुष जो है ज़्यादा हमारा लेबर फोर्स में है महिला के कंपेयर में। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे करते हैं, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम जो है क्रियान्वयन मंत्रालय है, उसके अंदर एक ऑफिस है जिसका नाम है, पहले दो संस्था था, NSSO और CSO, बाद में दोनों मर्ज करके NSO बना। तो जो NSO संस्था है, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो आपका बेरोजगारी और कितने लोग काम कर रोजगार पे डेटा लेके आती है। तो NSSO बोलिए या NSO बोलिए, वो 3 कॉन्सेप्ट को यूज करता है। ठीक है, एक को बोलते हैं यूजुअल स्टेटस अप्रोच। यूजुअल स्टेटस अप्रोच में क्या देखा जाता है, कोई व्यक्ति अगर 365 दिन में, ठीक है, पिछले 1 साल में अगर वो 6 महीना से ऊपर अगर काम कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, वो क्या है आपका यूजुअल स्टेटस अप्रोच के तहत जो है वो काम कर रहा है। तो यूजुअल स्टेटस अप्रोच में देखा जाता है कि साल के 365 दिन में, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ टाइम, मेजोरिटी मतलब 50% से अधिक लगभग अगर वो काम कर रहा है तो वो बेरोजगार है। और इसलिए इसमें चूँकि लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए देखें, 1 साल देखें, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म बेरोजगारी दर को नापने के लिए यूजुअल स्टेटस अप्रोच का यूज किया जाता है। दूसरा होता है करंट वीकली स्टेटस। करंट वीकली स्टेटस में क्या देखा जाता है, पिछले 1 सप्ताह में किसी भी दिन अगर वो व्यक्ति 1 घंटे भी काम उसको नहीं मिला, मतलब पिछले 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन में किसी भी एक दिन अगर वो 1 घंटा भी उसको काम नहीं मिला, तो हम लोग बोलेंगे कि करंट वीकली स्टेटस के अनुसार वो क्या है, बेरोजगार है। ठीक है, समझ में आया। तो करंट वीकली स्टेटस में क्या देखा जाता है, पिछले 1 सप्ताह में अगर किसी भी दिन उसको 1 घंटा भी काम नहीं मिला, तो हम बोलेंगे कि करंट वीकली स्टेटस के अनुसार वो बेरोजगार है। इसमें लॉन्ग टर्म इसमें 1 सप्ताह भी देख लिया और इसमें शॉर्ट टर्म भी देख लिया, है ना, 1 घंटा भी देख लिया, ये उस दिन भी देख लिया, 1 सप्ताह भी देख लिया और उस दिन भी देख लिया। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और लॉन्ग टर्म ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को कैप्चर करने का, नापने का काम आता है। उसके बाद है करंट डेली स्टेटस अप्रोच। करंट डेली स्टेटस में ये देखा जाता है अगर कोई व्यक्ति जो है कोई भी दिन, ठीक है, यहाँ पे सप्ताह में नहीं देख रहे हैं, किसी भी दिन में नापा जाता है, एक दिन का देखा जाता है, हर दिन का देखा जाता है, एक दिन का। तो किसी भी दिन अगर उसको 1 घंटा भी काम नहीं मिला, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि करंट डेली, यहाँ पे नाम ही है डेली, तो एक दिन का देखेंगे तो हम बोलेंगे कि उस दिन वो बेरोजगार था। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होता है, वही कि कोई व्यक्ति को अगर 1 घंटा से कम काम मिला तो वो बेरोजगार है करंट डेली स्टेटस अप्रोच के अनुसार। अगर 1 से 4 घंटा के तक काम कर रहा है, 4 घंटा ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, तो उसको हाफ एम्प्लॉयड बोलेंगे। हाफ डे के लिए वो एम्प्लॉयड है, मतलब आधा दिन के लिए ही, क्योंकि एक दिन होता है 8 घंटे का। तो अगर 4 घंटे से अधिक काम कर रहा है एक दिन में तो बोलेंगे पूरा है। 4 घंटा से कम कर रहा है लेकिन 1 घंटा से ज़्यादा कर रहा है तो बोलेंगे हाफ डे के लिए वो मतलब क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्रॉनिक भी देखते हैं। क्रॉनिक मतलब लंबे समय तो जो उसको भी कैप्चर कर ले रहे हैं, ठीक है ना, बेरोजगारी को भी कर ले रहे हैं। और इनविजिबल मतलब जो दिख तो रहा है, मान लो कोई व्यक्ति 1 घंटा काम करके आ गया, तो अगर उस कोई व्यक्ति उसको सुबह में देखेगा, ठीक है, तो बोलेगा, लगेगा हाँ काम करने जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग करंट डेली स्टेटस देखेंगे, बोलेगा 1 ही घंटा तो काम किया, तो हमको जो इनविजिबल चीज़ है, जो अदृश्य बेरोजगारी है, वो भी हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो बेरोजगारी नापने का NSO ने 3 कॉन्सेप्ट यूज करता है। एक होता है यूजुअल स्टेटस, एक होता है करंट वीकली स्टेटस और दूसरा होता है करंट डेली स्टेटस। अब देखो बेरोजगारी जब हम नापते हैं तो उसके लिए कुछ समस्या आता है, तो क्या क्या है वो देख लीजिए। क्यों बेरोजगारी नापने में इंडिया में दिक्कत होता है, क्योंकि देखो मैक्सिमम लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर में, अभी हमने देखा 90%। तो जब जो इनफॉर्मल सेक्टर में है
ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र में, तो हमारे पास उनका डेटा नहीं होता है, ठीक है। डेटा कलेक्शन का चैलेंज होता है। फिर समाज का नॉर्म्स भी है कि हम लोग महिला को काम करने नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी है, बेरोजगारी, कृषि में जो है छद्म बेरोजगारी है, तो उसको भी जो है हम आसानी से कैप्चर नहीं कर पाते। ये कुछ समस्याएं हैं। अब देखिए बेरोजगारी का भारत में क्या क्या कारण है, ठीक है। तो इसलिए है बेरोजगारी भारत में क्योंकि हमारा जो आर्थिक वृद्धि है दोस्तों, मैक्सिमम सेवा क्षेत्र में आ रहा है। और आपको पता है सर्विस सेक्टर जो है वो पढ़े लिखे लोग को रोज़गार मिलता है, और वहाँ पे सब मैक्सिमम का मशीन वशीन से होता है, ठीक है ना। उतना ज़्यादा रोज़गार नहीं देता है ये, ठीक है। अभी देखिए हमारा जीडीपी का लगभग 60% जो होता है वो आपका सर्विस सेक्टर से आता है, और हमारा जीडीपी का लगभग 16-17% एग्रीकल्चर से आता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें वर्क फोर्स की, मैक्सिमम लोग जो है एग्रीकल्चर में कितना है, लगभग 60% तो एग्रीकल्चर में, और लगभग 20 से 25% लोग आपका किस में है, सर्विस सेक्टर में। तो सर्विस सेक्टर भले जीडीपी को ज़्यादा रोल दे रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा जीडीपी सर्विस सेक्टर से ही आ रहा है, लेकिन जब रोज़गार देने का बात हो गया तो मात्र 20% लोगों को दिया। तो भारत में बेरोजगारी का एक बड़ा कारण क्या है कि मैक्सिमम लोग सर्विस सेक्टर में हैं जो ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं करता है। दूसरा, जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में आई। सरकार को अपना भूमिका जो है कम करना पड़ा, क्योंकि ऊपर से हमारा प्रेशर था, इकोनॉमी को खोलना पड़ा, ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो जो छोटे छोटे एमएसएमई थे वो कंपटीशन नहीं कर पाए और वो फिर क्लोज हुआ, तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिसके कारण बेरोजगार हुआ। फिर मशीनीकरण कारण, ऑटोमेशन के कारण भी हमारा जो है इंडस्ट्री, मतलब छोटा छोटा इंडस्ट्री या फिर जो जॉब कर रहे हैं वो बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर भारत में आएगा या कहीं से विदेशी निवेश अगर आ रहा है, तो वो सोचेगा कि मेरा काम जो है कम से कम समय में और कम खर्चे में हो जाए, तो वो मशीन का यूज़ करेगा। तो जितना हम मशीन का यूज़ करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, मतलब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जहाँ पे आप मशीन से ज़्यादा काम करवाते हो, तो जो रोज़गार कम क्रिएट होगा, तो उसके कारण भी भारत में बेरोजगारी हो रहा है। फिर कैपिटल का स्कार्सिटी, हमारे पास कैपिटल मतलब पूंजी का कमी है, तो बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है नहीं आता है, ठीक है। हम लोग भारत सरकार पीएसयू में भी जो बड़े जो सरकारी कंपनी है उसमें भी निवेश को कम कर रही है, क्योंकि पैसा ही नहीं है, तो रोज़गार क्रिएट नहीं हो रहा है। फिर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना की कमी, अच्छे रोड्स नहीं है, अच्छे कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ठीक है, अच्छे लॉजिस्टिक्स नहीं, माल ढुलाई के लिए साधन नहीं है, तो रोज़गार क्रिएट कैसे होगा, ठीक है। फिर पॉलिसी का भी इशू है, हमारे पास जो है एजुकेशन सिस्टम, आपको पता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है, लोगों के पास कौशल नहीं है, स्किल नहीं है, तो इंडस्ट्री फिर क्यों आपको हायर करेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर हमारे पास प्लानिंग नहीं होता है, जनसंख्या बढ़ रहा है लेकिन उस तेज़ी से हमारा एक नीति लेके नहीं आ रहे हैं बेरोज़गारी के लिए, रोज़गार को देने के लिए, बेरोज़गारी कम करने के लिए। फिर हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारा लेबर फोर्स भी बढ़ रहा है। लेबर फोर्स में दोनों आएगा, जो काम कर रहा है वो भी, ठीक है, और जो काम नहीं कर रहा है वो भी, लेकिन काम करना चाह रहा है। तो हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, तो उसके कारण लेबर फोर्स बढ़ रहा है, तो उसके कारण बेरोजगारी भी हमारा बढ़ रहा है। फिर हम लोग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड है, लेकिन एग्रीकल्चर का जीडीपी में रोल बहुत कम है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम जो बेरोजगारी आपको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में दिखेगा। काम कर, अब मान लो बीटेक करने वाला कोई व्यक्ति है, वो मान लो मजदूरी कर रहा है कृषि खेती में, तो मजदूरी करना ख़राब नहीं है, ठीक है, सब जॉब का अपना गरिमा है, लेकिन जो भी उसका क्वालिटी है, जो उसका एलिजिबिलिटी है, जो उसका योग्यता है, अगर उसके अनुरूप उसको काम नहीं मिल रहा है तो फिर वो गलत है। अब देखिए एक फिलिप कर्व होता है, फिलिप कर्व ये बोलता है दोस्तों कि जैसे जैसे महंगाई हमारा बढ़ता है वैसे वैसे बेरोजगारी दर घटता है। सिंपल बात है कि देखिए अगर मान लीजिए कोई मैगी है 10 रुपये का है, अगर ये 15 रुपया होगा तो इंडस्ट्री सोचेगा ज़्यादा ज़्यादा मैगी बना के बेचो तो प्रॉफिट होगा, तो वो नए नए इंडस्ट्री लगाएगा तो रोज़गार मिलेगा, ठीक है। तो वही फिलिप्स कर्व बोला कि जब हमारा इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा, देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन देखो यहाँ पे है मान लो 10%, उस समय आपका बेरोजगारी दर बहुत कम है, मान लो 2%। तो जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ा, मान लो यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना हो गया, मान लो 5%, तो उस समय देखो बेरोजगारी दर बढ़ के हो गया मान लो 3%। तो जैसे जैसे हमारा इन्फ्लेशन घट रहा है इन्फ्लेशन, तो वैसे वैसे बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है, जैसे आप वाई एक्सिस में ऊपर जाओगे तो महंगाई दर हमारा बढ़ रहा है, तो जितना बढ़ रहा है तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा, बेरोजगारी दर घट रहा है, तो उसी को बोलते हैं फिलिप्स कर्व। समझ में आ गया, जो बेरोजगारी दर और महंगाई से रिलेटेड है, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया। अब देखो कैसे हम लोग बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। देखो सप्लाई साइड में आप क्या कर सकते हो, सामानों की आपूर्ति को लेके, और दूसरा डिमांड को लेके, ठीक है। तो सप्लाई कैसे करोगे, तो महंगाई नहीं है मतलब बेरोजगारी, सप्लाई कैसे करोगे, तो अच्छा अच्छा लोगों को एजुकेशन दो, ट्रेनिंग दो, ताकि उनको कौशल हो और आसानी से वो जॉब ले ले, ठीक है। फिर सब्सिडी दो, जोग्राफिकल सब्सिडी, भौगोलिक रूप से सब्सिडी दो, उन क्षेत्रों में सब्सिडी दो जहाँ पे जो भौगोलिक रूप से पिछड़ा हो, ठीक है। वर्कर को हेल्प करो, फर्म्स को इंसेंटिव दो, प्रोत्साहन दो कि फलाना एरिया में वो जहाँ पे बेरोजगार है वहाँ पे इंडस्ट्री खोले, ठीक है। लेबर मार्केट में जो रेगुलेशन है, लेबर मार्केट में जो रेगुलेशंस है,
ठीक है, उसको कम करना है ताकि लेबर जो है आसानी से एक एरिया से दूसरे एरिया जाए, उसमें रेस्ट्रिक्शंस ना हो। ठीक है, और मज़दूर लोग को भी आसानी से इधर उधर मूव करने का, प्लस इंडस्ट्री को भी फ्रीडम होना चाहिए कि कोई वर्कर अगर काम अच्छे से नहीं कर रहा है या फिर उसको ज़रूरत पड़े अगर मज़दूर को निकालने का, तो वो चीज़ मुआवजा देके निकाला जा सके। लेकिन अभी जो है लेबर को निकालना इंडस्ट्री से बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है ना, इसलिए इंडस्ट्री जो है इंडिया से लेबर हायर नहीं करना चाहती है, इसलिए वो अपना इंडस्ट्री लगाना चाहती है म्यांमार में, सॉरी बांग्लादेश में, ये सब है जहाँ पे लेबर मार्केट में रेगुलेशंस है। ठीक है, तो हम लोग को जो दोनों ज़रूरत है, लेबर का सुरक्षा भी हम लोग करें, ठीक है ना, साथ ही साथ इंडस्ट्री को भी हम लोग को ध्यान में देके जो है कानून बनाना चाहिए। फिर एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी देना चाहिए कि जो इंडस्ट्री जो है जितना रोज़गार क्रिएट करेगी लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, उतना जो है हम लोग उसको सब्सिडी भी देंगे। ठीक है, इनकम टैक्स में छूट या और भी सारा तरह से छूट। ठीक है, साथ ही साथ जो न्यूनतम मजदूरी है, ठीक है, उसको कम करेंगे हम लोग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम वेतन में मज़दूर को हायर किया जा सके, इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिले। और जो ट्रेड यूनियन है जो उसका पावर को हम लोग कम करेंगे। ठीक है, डिमांड साइड में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि लोगों का जो है लोग चीज़ों को डिमांड करें, महंगाई जो लोग चीज़ों को डिमांड कब करेंगे, जब उनके पास पैसा होगा। इसके लिए हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति में क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी दर को कम कर सकते हैं, सॉरी ब्याज दर को कम कर सकते हैं। जितना भी इंटरेस्ट रेट हमने ऑलरेडी आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा दिया है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, ब्याज दर कम होगा, तो उससे क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा और पैसा जाएगा तो वो सामान का डिमांड करेंगे, और जैसे सामान का डिमांड करेंगे तो फिर इंडस्ट्री जो है उन सामानों को प्रोड्यूस करेगी, फिर रोज़गार क्रिएट होगा। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी में हम क्या कर सकते हैं, टैक्स में हम लोग कमी दे सकते हैं ताकि लोगों के हाथ में पैसा रहे और पैसा से वो शॉपिंग करे, शॉपिंग करेंगे तो इंडस्ट्री प्रमोट होगा, नई नई इंडस्ट्री लगाएंगे, लोगों को रोज़गार क्रिएट होगा। फिर है एक्सचेंज रेट को हम लोग डिप्रिसिएट कर देंगे। हमको पता, मैंने बताया था जितना रुपया कमज़ोर होगा उतना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उतना हमारा निर्यात बढ़ेगा। जितना निर्यात बढ़ेगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री यहाँ पे इंडिया में लाएंगे, भारत से सामान विदेश में बिकेगा, लोगों को रोज़गार होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रुपया को कमज़ोर करेंगे, मतलब डिप्रिसिएट कर देंगे, कम कि मूल्य ह्रास कर देंगे। चाइना जो है क्यों उसका सामान इतना बिकता है, क्योंकि चाइना ने अपना करेंसी को जानबूझ के क्या किया है, डिप्रिसिएट किया है, कमज़ोर किया है। इससे क्या होता है, चाइना का सामान विदेशी लोगों को सस्ता दिखता है। ऑलरेडी हमने आपको डिप्रिसिएशन पढ़ा दिया, फिर भी यहाँ देख लीजिए। मान लीजिए वो एक चाइनीज करेंसी का दाम अगर 50, सॉरी मान लीजिए मान लीजिए 50 का चाइना का कॉइन लेंगे तो मान लो आपको $1 में आपको 50 कॉइन मिलता है। और मान लीजिए एक ईयरफोन का दाम मान लीजिए 25 चाइनीज करेंसी है, तो विदेश का व्यक्ति अगर $1 लाएगा तो उसको कितना ईयरफोन मिल जाएगा, 2 ईयरफोन मिल जाएगा, क्योंकि 25 करेंसी में, चाइना करेंसी में एक आपका ईयरफोन मिल रहा है, तो 2 ईयरफोन को ख़रीदने में उसको 50 चाइनीज करेंसी देना पड़ेगा। और एक चाइनीज करेंसी का एक मान लो डॉलर का दाम कितना हो गया, 50 करेंसी, तो कोई व्यक्ति $1 लेके आएगा तो उसको 2 ईयरफोन मिल जाएगा। तो चाइना ने क्या किया, अपने करेंसी का कमज़ोर कर दिया है और ये बोल दिया कि चलो मान लो कि $1 में आपको जो है 100 चाइना का करेंसी मिल जाएगा, चाइना मुद्रा मिल जाएगा। तो कोई व्यक्ति अगर $1 लेके आएगा तो उसको 100 करेंसी चाइना का मिल जाएगा। ठीक है, तो अब कितना ईयरफोन खरीद पाएगा, वो 4। ठीक है, तो चाइना ने जैसे ही अपना कमज़ोर किया चाइना का करेंसी को, तो चाइना का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि बाहर के व्यक्ति को चाइना का सामान सस्ता लगेगा। अब $1 में वो 4 जो है ईयरफोन खरीद पाएगा। ठीक है, तो जब, और इससे क्या होगा, चाइना में फिर ग्रोथ होगा, है ना, रोज़गार की रेट होगा, एम्प्लॉयमेंट की रेट होगा। तो जब ये आप मुद्रा कमज़ोर करते हो तो हमारा एक्सपोर्ट जो होता है, बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है। लेकिन आपका जो इम्पोर्ट होगा, ठीक है, जो हमारा आयात होगा, वो आपका महंगा हो जाएगा। समझे कैसे? अब मान लीजिए चाइना कोई सामान दोस्तों खरीदेगा तो वो डॉलर में खरीदेगा। ठीक है, तो मान लो चाइना कोई सामान तेल खरीद रहा है। ठीक है, तेल खरीद रहा है, तो पहले मान लीजिए एक बैरल मतलब एक डब्बा तेल का रेट मान लीजिए $15 था। तो पहले चाइना को कितना रुपये देना पड़ता था, चाइना का करेंसी कितना देना पड़ता था, जब $1 के बराबर 50 चाइना करेंसी था तो 750। ठीक है, अब उसको कितना देना पड़ेगा, मान लो अभी भी $15 ही है, तो अब जब 100 चाइना का करेंसी बराबर $1 हो गया तो उसको देना पड़ेगा ₹1500। तो अब उसको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है तेल को खरीदने के लिए, बाहर से चीज़ों को खरीदने के लिए। लेकिन चाइना जो है बाहर से उतना सामान नहीं खरीदता है, ये खुद से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, मतलब निर्यात ज़्यादा करता है, आयात कम करता है। इसीलिए चाइना अपना करेंसी को कमज़ोर करके रखता है। हम लोग भारत, पता है आपको, एक्सपोर्ट हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, है ना, निर्यात हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। हम लोग इंपोर्ट, तेल वेल इंपोर्ट ये सब ज़्यादा करते हैं। इसीलिए हम लोग अपना करेंसी को कमज़ोर करके नहीं रख सकते। कमज़ोर करेंगे भी तो हमारा जो आयात होगा, वो जो इंपोर्ट होगा वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट हम लोग उतना करते नहीं तो हमको उतना कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए इंडिया अपना करेंसी को कमज़ोर नहीं करता है। और इसीलिए जब इंडिया करेंसी कमज़ोर होता है, आपको पता है जब डॉलर बहुत मजबूत होता है तो इंडिया करेंसी कमज़ोर होता है, तो फिर भारत को लॉस होता है ना। लेकिन चाइना ठीक इसके उल्टा है।
चलिए अब जो है हम लोग कल इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रहे हैं, हम नहीं चाहते क्लास आपका ज़्यादा लंबा हो, ठीक है। 40-45 मिनट का क्लास आपका काफ़ी है और डेली क्लास आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग यूनियन बजट करेंगे और कल 2 चैप्टर करेंगे, यूनियन बजट और टैक्सेशन, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा आपको ये लग रहा है। और कल या परसों 2-3 दिन में जो है हम लोग जो है, या इसी सैटरडे संडे को हम लोग जो है प्रीलिम्स के लिए रिवीजन का, प्रीलिम्स का एमसीक्यू का भी रिवीजन का हम लोग इसी तरह से डेली 30-40 मिनट का क्लास करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।